उनका नाम नहीं है। हूल दिवस। संताल परगना में आदिवासियों के हूल को इतिहासकारों ने विद्रोह का नाम दिया, लेकिन यह असल में अपनी जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाने की लड़ाई थी। आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार ही नहीं की। उन्होंने हमेशा अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों से युद्ध किया। इसलिए हूल को क्रांति या विद्रोह कहना उचित नहीं है। असल में हूल एक युद्ध था। हमारे पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ युद्ध ही किया। 1855 में जब हूल युद्ध का शंखनाद हुआ तो सीदो कान्हू चांद भैरव के आह्वान पर साहिबगंज में एक साथ 10,000 लोग जुट गए। ये लोग कोलकाता के लाट साहब से मिलने पहुंचे। इस काफिले में लोगों का हुजूम जुड़ता गया। देखते ही देखते 10,000 की भीड़ 60,000 के जनसैलाब में तब्दील हो गई। ये लोग कोलकाता में लाट साहब को यह बताने जा रहे थे कि स्थानीय महाजनों और जमींदारों की टैक्स वसूली से आदिवासी त्रस्त हैं। इसी दौरान उन्हें जबरन रोकने की कोशिश हुई और भीड़ हिंसक हो गई। सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आखिरकार अंग्रेजों को पहली बार मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब मार्शल लॉ लगाया गया। आइए जानते हैं हूल के ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में झारखंड के जाने माने आदिवासी चिंतक, नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं से। हूल का जो शाब्दिक अर्थ हमको बताया जाता है, क्रांति, विद्रोह, ये भाषाओं के आधार पे अगर हम देखेंगे तो हमारे किसी भी भाषा में विद्रोह जैसा कोई शब्द नहीं आता है। हम सीधे आदिवासी जो हैं वो लड़ाई में ही जाते हैं। अभी भी हम कहते हैं, अब अभी भी देखेंगे तो हम लड़ाई ही कहते हैं। तो हूल को अगर हम अपनी तरफ से आदिवासियों के पक्ष से अगर हम कहना चाहें तो मैं चाहती हूँ कि उसको लड़ाई ही कहा जाए, कि वो आदिवासियों का लड़ाई था। वो सीधे सीधे युद्ध में ही थे। चूँकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो सारा मतलब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो बाद में आया, क्योंकि उससे पहले ज़मींदार और सूदखोर महाजन इनके खिलाफ ही शुरू हुई थी ये लड़ाई। और उसके बाद चूँकि ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके जो कर्मी थे, जितने भी काम करने वाले लोग थे अपॉइंटेड, वो उनकी वजह से ये सारी शुरुआतें हुई। और अत्याचार तो हम लोग जानते हैं कि आदिवासियों पे ज़मीन को लेकर, जंगल को लेकर के, यहाँ के संसाधनों को लेकर के शुरू से ही सभी लोगों ने, जो भी बाहरी लोग आए और जो स्थानीय जो दबंग किस्म की जातियाँ रही, उन लोगों ने ये किया ही। तो उसका तो उसके खिलाफ लोग खड़े हुए। और हमारे गीतों में जैसे इभा जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं भी मैं फिर बोलूँगी कि वो युद्ध ही इस्तेमाल किया करते थे, विद्रोह नहीं बोलते थे उसको, क्योंकि हमारा आदिवासियों का अपना एक टेरिटरी होता है और उस टेरिटरी में हमने कभी भी किसी भी बाहरी शासकों का अधीनता स्वीकार नहीं की। हम अपने ही शर्तों पे अपनी ज़मीन पे रहे और उसको लास्ट में इन लोगों ने भी माना। क्लीवलैंड ने जो ये किया वो वही था कि वो हमको सीधे सीधे जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने बहुत चतुरता से, हाँ, उस तरह से किया और हमको मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समझने की कोशिश की, हमारी स्थितियों को, हमारी जीवन शैली को, हमारी सोच विचार को, और उसके तहत उन्होंने ये चतुरता के साथ काम किया और ये सारी चीज़ें बनाई। महिलाओं के संदर्भ में जो प्रवीण आपका कहना है कि निश्चित रूप से हम जो कह रहे हैं कि इतिहास का, आदिवासी इतिहास का पुनर्पाठ होना, पुनर्लेखन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिसने भी लिखा उसने अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से तैयार जो दृष्टिकोण है उसके तहत हमारी चीज़ों को लिखा है। हाँ, तो हमारे चूँकि दूसरे जो समाज हैं, दूसरी जो संस्कृतियां हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं भी उस तरह से बराबरी के नज़रिए से नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी हम देखेंगे, अगर अभी इस समय में अगर महिलाएं बिल्कुल सामने फ्रंट में आके लड़ रही हैं तो उस समय तो बिल्कुल हम देखते हैं हमारे गीतों में कई सारी जो महिलाएं हैं उनका नाम, लेकिन इतिहासकारों ने उनको नहीं किया, नज़रअंदाज किया उनको। अगर आप गजेटियर्स देखेंगे, और जो अच्छी बात यह है कि जो अंग्रेज़ थे उनकी डायरियाँ हुआ करती थी, जो भी यहाँ पे, तो वो अपनी डायरी नोट करते थे। अगर हम उन डायरियों को पढ़ें, उनके जो डेली रूटीन के जो डायरी होते थे उनमें पढ़ें, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं।
इतिहासकारों जो स्थानीय इतिहासकार थे उन्होंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया। हम लोगों ने खुद ने जब इस पे काम करना शुरू किया, खास करके महिला ये पे जब हम लोग देख रहे थे कि क्यों महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखाई जाती है, कहाँ है, क्यों नहीं है, थी भी कि नहीं थी, जब देखना, क्योंकि हम लोग सभी वही पढ़ते आए हैं ना कि जो भी देख रहे हैं तो वो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा गया, इन्हीं का नाम आता है। महिलाएं भी वहाँ लड़ रही थी, क्योंकि ये जो 10,000 की भीड़ जमा थी वहाँ पे, उस भीड़ में केवल पुरुष नहीं थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, वृद्ध भी थे, जवान भी थे, सारे लोग थे वहाँ पे। तो उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? कई सारी महिलाएं जेलों में बंद रहीं, उनमें से 3 महिलाओं का नाम आता है। मेरी जो किताब आने वाली है महिलाओं पे, उसमें उनका मैंने जिक्र किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं महिलाओं के संबंध में। और एक बूढ़ी महिला का अक्सर जिक्र होता है होलकिये में, जो मैसेंजर हुआ करती थी लड़ाकों के पास, योद्धाओं के पास, जो मैसेज पहुंचाया करती थी, उसका जिक्र होता है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको, चूँकि लोग सोचते ना जो सामने फ्रंट में लड़ा वही लड़ा, जिसने गोली खाई, तलवार से घाव लिए वही लड़ा, बाकी हाँ शहीद हुए। जिसने छोटे मोटे काम किए, छोटे मोटे मीन्स रसद पहुंचाना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया। खबर पहुंचाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है लड़ाई के समय में। बचा के निकलना जासूसों से, पुलिस से, तमाम तरह के लोगों से। तो महिलाओं ने वो काम किए। और छापामारी युद्ध में तो हमारी महिलाएं अभी भी, तब भी और अभी भी उनको सिद्धस्त हासिल है इस सब मामलों में, क्योंकि वो जानते हैं पहाड़ों में, जंगलों में कहाँ पे छुपा जा सकता है, कहाँ से कौन रास्ता निकलता है, तो कहाँ पे जो भी है, कहाँ पे कैसा दलदली खेत है, वो सारे जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो अपनी भूमिका निभाई। अब ये है कि सामने वाला कैसे उन भूमिकाओं को देखता है। और लोग कहते हैं कि आदिवासी ना बहुत ऐसे ही लड़ाई, मतलब जब उनके ये तो है ही कि हम बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद हम युद्ध पे उतरते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये आक्रोश में आते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन नहीं, हूल को हम देखेंगे, इतिहास बताता है कि उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से लड़ाई की तैयारी की थी। मैडम ने जो बताया कि कैथी में जो लिखा गया, वो पहला पर्चा था जिसको उन्होंने कैथी में लिखवाया और उसको सर्कुलेट किया। सखवे के पत्ते की बात हम जान रहे हैं, लेकिन वो जिसको ठाकुर का परवाना कहा गया था, वो पर्चा बांटा गया था और उसके तहत लोगों को खबर पहुंचाई गई थी। मतलब दोनों स्तर पे, जो हमारे अपने लोग थे उनको तो सखवे का पत्ता दिया गया, लेकिन जो गैर आदिवासी लोग थे जो इस इलाके में रह रहे थे, ऐसा नहीं है कि हूल में केवल संतालियों ने ही भाग लिया, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोलेंगे उसको, कामगार, जो हाँ कुम्हार थे, लोहार थे, इस तरह के जो लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी जो उस समय काम करती थी, उनका एक नाम होता है, मैं भूल रही हूँ सभी तुरंत में, जो हथियार बनाते थे, तरह की चीज़ें, कामगार किस्म के। हाँ, तो उन लोगों को भी उन्होंने शामिल किया था, वो खुद भी शामिल हुए थे क्योंकि वो भी तो प्रभावित थे। तो इस तरह से वहाँ भी ये सामूहिक युद्ध था, सामूहिक लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहाँ के जो स्थानीय जमींदार और ये थे उनके खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि स्थितियाँ बदली नहीं है। तब भी जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लड़ रहे थे, अभी भी जंगल ज़मीन की लड़ाई सिर्फ हमारे लिए भौतिक नहीं है, वो हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पहलू है। और इसलिए वो लड़ाई तभी भी थी, अभी भी है, जो हम लगातार लड़ रहे हैं। सबको हूल जोहार। और आए यहाँ पर सभी जितने उपस्थित हैं सबको बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिचर्चा पे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रभात खबर के द्वारा जो आयोजित है। सूत्रधार आप भी हैं, सूत्रधार प्रवीण भी हैं हमारे भाई। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बहुत आप लोग जैसी इतना एक चीज़ें की मतलब इतिहास की बहुत जानकारी नहीं है, मगर अपनी जितनी भी जानकारी है, जो भी समझ है, तो उसके आधार पर मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर मिंच ने कहा कि जो हमारा वे ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुआ, जो हमारी पुरानी प्राचीन व्यवस्थाएं, जो हमारी सामाजिक, हमारी न्यायिक व्यवस्थाएं जो चलती आई, जैसे हमारा पढ़ा व्यवस्था हुआ, ढुकड़ोसोर, माझी परगनाथ, मानकी मुंडा, इस तरह ये बहुत, जिसका हम लोगों को, उसका अगर हम लोग ढूंढें तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ है, कौन सी ईस्वी में शुरू हुआ, मगर ये व्यवस्थाएं हमारी चलती रही। और निश्चित रूप से सारा कुछ जो हमारा सांस्कृतिक इसमें पुट रहा है, हमारा धार्मिक पुट रहा है इसमें,
और एक सामाजिक व्यवस्था से जोड़ के हम लोग चलते रहे हैं। और एक बात महत्वपूर्ण कि आदिवासी जिन्होंने भी अपने क्षेत्र चिन्हित किए खुद से, अंग्रेजों ने तो बाद में किए, संविधान ने बाद में शेड्यूल एरियाज़ जो उसको चिन्हित किया, मगर हमारे अपने पूर्वजों ने जो जहाँ भी रहे उन्होंने अपने क्षेत्र चिन्हित किए, अपना ज़मीन तैयार किया, अपने गांव बसाए, अपनी व्यवस्थाएं बनाई और उसके अंतर्गत चले, जिसमें मुख्य रूप से था कि हमारा बाहरी लोगों का तो हस्तक्षेप हमारी अपनी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और बहुत ही साधारण और जो एक बोलेंगे ज़मीनी स्तर का एक जो व्यवस्था सब लोग बना के रखा। जैसे कि मैंने एक किताब पढ़ी है, क्राइसिस इन छोटा नागपुर, उसमें ये था कि पहले तो आदिवासी समझते नहीं थे, आदिवासी हो, मुंडा हो, फिर उरांव आए, फिर आपके संथाल आए, सबका एक यही था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ये सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो महाजनों को, ज़मींदारों को बिठाया गया, बनिया ठेकेदार वगैरह जितने भी हमारे इस भूभाग में फैलते चले गए, तो रेंट क्या होता है वो उनके सोच के परे था कि हमारे पूर्वजों ने जो बनाया, हमें दिया विरासत में, खेत तैयार किया, हम रेंट क्यों दें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक अंग्रेज़ों से जो ये संघर्ष हुआ, उसके बीच में लैंग्वेज बैरियर बहुत वो एक कारण बना उसमें, क्योंकि जो ये जितने मिडल मैन थे जो सो कॉल्ड, ये अपने तरह से मिस इंटरप्रेट करते रहे, ये बताते रहे, अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आया और उनको समझ में नहीं आता था कि ये हमारा विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ, और फिर उसमें जो 1832 में जो कोल विद्रोह शुरू हुआ, जो 4 साल तक चला, बहुत लंबा चला और उसका फैलाव भी बहुत लंबे, मतलब यहाँ से मांडर से, रातू से शुरू होके पलामू चला गया, आपका इधर रामगढ़ तक गया और कोल्हान तक गया। ये इसका फैलाव बहुत ज़बरदस्त रहा, 4 साल तक चला तकरीबन। और तब अंग्रेज़ बिल्कुल बौखला गए कि हम तो, मतलब क्या कारण है इनको, किस चीज़ से परेशानी है कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तब इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की बात सोची और उसके बाद फिर उसके हिसाब से इन लोगों ने रिफॉर्म्स लेके आए। जहाँ तक हमारी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जो हम लोग कहेंगे कि निश्चित रूप से हमारे अपने जो भाषा हो, संस्कृति हो, परंपरा है, इससे बहुत गहरे तरह से लोग जुड़े हुए थे, अभी भी हैं, मगर अब थोड़ा परिप्रेक्ष्य बदल गया है, थोड़ा सा सब कुछ है, मगर आज भी हम देख रहे हैं कि वही, पहले तो ये डिस्क्लोज नहीं था कि कहाँ पर ये आपका बॉक्साइट मिल रहा है, कहाँ पर कोयला मिल रहा है, कहाँ पर यूरेनियम दबा है, कहाँ लिथियम है, ये लोगों को पता नहीं था। मगर इतना तो ज़रूर था कि इन्हीं जगह पे आदिवासियों की बसावट ही ज़्यादा रही है। आप जहाँ भी नज़र घुमा के देख लीजिए। तो आज के डेट में जब लोग इन सब बातों का खुलासा, देखिए झारखंड भी जब बना है ना, उसके पहले का तो हम नहीं देखे हैं, मगर झारखंड विधानसभा की डायरी में 2009-10 का जो एक डायरी छपा था, उसमें हम देखे थे कि कितने मिनरल्स हैं इस स्टेट में, वो था उसमें। मगर उसके बाद के सालों में हम देखें वो धीरे धीरे उसको हटाया जाने लगा। मतलब एक होता है ना, हम लोग मतलब एट ए ग्लांस वाला जो एक अपना इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो हम अचानक देखें कि वो डायरी से गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है? क्योंकि लोगों तक वो जानकारी पहुंच रही है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे नीचे क्या, कौन खजाना दबा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से समझ में आती हैं क्या है। और यही सब देखें हमारे अपने पूर्वजों ने जो भी हो। सबसे पहले तो मैं अखबार नहीं आंदोलन जो आपका नारा है प्रभात खबर, तो उसको मैं शुरू से आत्मसात करते आया हूँ और धन्यवादी है कि प्रभात खबर ने ऐसे कई मुद्दों को सामने रखा, इनका इतिहास रहा है। और मैं इस परिचर्चा को हमारे दिवंगत साथी, हमारे जो सीनियर हैं स्वर्गीय सीसी टुडू के नाम से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हूल का अर्थ समझाया आज के परिप्रेक्ष्य में।
ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि को रखते हुए आज हुल का हमारा क्या होना चाहिए उसके संदर्भ में मुझे बताया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो उनके हुल का ये परिभाषा मुझे याद आता है। हमारे बीच प्रोफेसर्स हैं, माननीय प्रोफेसर्स लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, राइटर्स हैं, भाषा विद्वान लोग हैं। हम लोग 2-3 जो लोग हैं यहाँ पर, शिवशंकर जी हैं, हम लोग सामाजिक लोग भी हैं और पॉलिटिकल थिंकर्स, थॉट के लोग भी, आप लोग भी हैं। हमारा ये कहना है कि वंदना जी ने कहा कि महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत अधिकांश जगहों में नगण्य दिखा और परिभाषित ठीक से नहीं किया गया। बात सही है। आंसू आंदोलन के समय हमको याद है कि हम लोग जब जंगल में छिपते थे, भागते थे, तो महिलाएं हम लोग के लिए खाना का व्यवस्था करती थी, छिपाती थी हम लोग को। और पुलिस जब आती थी खरसमा के में, नवामुंडी में, डुकासाई में, थोलकोबाद में, सब जब हम लोग जाते थे तो महिलाएं छिपा देती थी कि बल्कि इधर छिप जाओ हम लोग। तो वो एक ये है, तो वो भी गौन है आज। उनको भी हम लोग नहीं आंदोलनकारी के रूप में नहीं चिन्हित करा पाते। हम आंदोलनकारी हैं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आंदोलनकारी नहीं है, ये हम आज तक नहीं बोल पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हुल की बात हम कर रहे हैं वो एक क्रांति है। हम संताल में हुल की बात करते हैं, हम इधर उलगुलान की बात करते हैं। और हुल के संदर्भ में आज अगर आप देखिएगा तो सामाजिक क्षेत्र में भी हुल हुए, शैक्षणिक क्षेत्र में भी हुल हुए, भाषा के क्षेत्र में भी हुल होते आया है, एक संपूर्ण क्रांति के रूप में अगर हम देखेंगे तो। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी है त्रासदी है हम लोग के बीच में कि हम अपने अंदर के हुल को हम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम सामाजिक और जो विशेषकर जो पॉलिटिशियंस है, वी द पॉलिटिशियंस, हम अपने को राजनीतिक हुल के रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं। आज जो जरूरत है, इतिहास हम तो जान रहे हैं, इतिहास के साथ आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चिंतन का जो हुल है उसको हम क्यों नहीं दोहराना चाहते, क्यों नहीं हम स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर जो राजनीतिक भूल हो रही है उसको हुल के रूप में हम कैसे देखें। और ये बहुत बड़ी चुनौती है। पार्टियों के अंदर जो एक हुल होना चाहिए झारखंड के संदर्भ में वो नहीं है, स्वीकार करना होगा उसको। जो कानून 1855 के बाद बना, जो बिरसा मुंडा के आंदोलन से CNT एक्ट बना, इसको हम हुल के रूप में हमारा राजनीतिक दल क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या कारण है? इतनी राजनीतिक आकांक्षा हमारे अंदर है, हम पार्टी के अंदर इतने आत्मसमर्पित हैं कि वो झूठ भी बोल रहा है पार्टी, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उस हुल को हम कैसे स्वीकार करें? तो ये तो हमको सोचने की बात है ना। राजनीतिक भूल को अगर हम हुल में नहीं परिवर्तन कर रहे हैं तो हम झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं। झारखंड के जो हमारे जो शहीद लोग हैं, आज सिद्धू कानू की हम बात कर रहे हैं, हम चांद भैरव की बात करें, तो किस लिए उन लोगों ने किया कि हम यहाँ पर ससम्मान खड़े हो सके। हम जल जंगल जमीन के रक्षक जो उन्होंने हमारे कंधे पर जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी को हम पूर्ण कर सके। लेकिन हम जो पॉलिटिशियंस इसको इग्नोर करते हैं, हम राजनीतिक समझौता करके उस हुल को भूल जा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम तिरस्कृत कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो त्रासदी हमारे साथ राज्य में हो रहा है, वो उस हुल को हम इनकार कर रहे हैं और हम बहस कर रहे हैं हुल पर। तो ये आत्मस्वीकृति होनी चाहिए। अनुज जी अपने लेखनी में कई बार लिख चुके हैं, इनकी पुस्तक को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो इनके अंदर भी जो वेदना है वो हमारे राजनीतिज्ञों के बीच में उस वेदना को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इस भूल को व्याख्या करने के लिए आपको राजनीतिक जो भूल हम कर रहे हैं, जिस हम एक्ट को इनकार कर रहे हैं, जिनके खून और पसीने से वो एक्ट बना, जल जंगल जमीन की रक्षा हो रही है। अरे भाई, तो बिहार सरकार से होती आ रही है, अंग्रेजों के समय से हम लड़ते हैं। कहाँ हम जंगल बचा पा रहे हैं, कहाँ हम जमीन बचा पा रहे हैं? तो राजनीतिक भूल जो है वो सबसे बड़ी आज के संदर्भ में जरूरी है और स्वीकार करना होगा कि रतन तिर्की के अंदर का जो हुल है वो कैसे निकले। हम क्यों स्वीकार ये नहीं करते कि हम जिस हुल की हम आज बात कर रहे हैं, जिस हुल को हम सम्मान करने की बात कर रहे हैं, आज रतन तिर्की का सम्मान ज़्यादा और हुल को हम भूल रहे हैं। अरे भाई, हम तो खुद माला पहन के अपनी जय जयकार कर लेंगे ना। आज तो वही हो रहा है ना, खुद माला पहने और स्वीकार कर लो कि हम हुल में हैं। नहीं है, हम गलत लोग के बीच में फंसे, हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। और आज भी जिस त्रासदी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीधे कहूँगा कि हमारे अंदर का जो
हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, आज जितना भी निर्णय होगा, अगर जितना भी राष्ट्र के हित में हम निर्णय ले रहे हैं, विधानसभा में भी राजनीतिक हूल की आवश्यकता है, पूरे देश में हूल की आवश्यकता है। हम झारखंड की क्या बात कर रहे हैं, संसद में हूल की आवश्यकता है, कानून न्यायालय में हूल की आवश्यकता है, हर शिक्षण संस्थानों में हूल की आवश्यकता है, हर कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में हूल की आवश्यकता। उस हूल पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इतिहास तो है हमारे साथ, इतिहास तो हमारे जेहन में है जी, इतिहास तो हमारे आत्मा में है। उस हूल को हम क्यों इनकार कर रहे हैं? हमारे राजभवन में हूल की आवश्यकता है, हमारे मंत्रिमंडल में हूल की आवश्यकता है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में हूल की आवश्यकता है। तो सिर्फ हूल कह के हम फूल चढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे हम सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। परिचर्चा इस पर हो। इतिहास तो हम 14 साल से दूर आ ही रहे, 25 साल से दूर आ रहे हैं। उस हूल क्रांति को हम कहाँ याद कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिशिर दा ने हमको यही कहा कि उस हूल की ओर बढ़िए, उस परिवर्तन हूल की ओर बढ़िए। और उन्होंने उनकी पुस्तक में लिखा है एक कॉलम में, एक राजनीतिक हूल की आवश्यकता है, सामाजिक हूल की आवश्यकता है। इस हूल की पर परिचर्चा हो, इस पर बहस हो, आंखों में आंखें डालकर बहस करने की आवश्यकता है। क्रांति तो अपनी पुस्तक में लिख के, कविताओं में कई ऐसे आदिवासी कवित्री हैं, कवि जो अपने कविता लिखकर हूल कर रही है, लिख रही हैं, वो भी एक हूल ही है। इनकी जो पुस्तक वो भी हूल ही है, उलगुलान है। तो उस हूल पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अगर गलत बोले तो बोलिए। तो उस हूल पर एक एक एमएलए, एक एक एमपी को अपनी सोच में हूल लाना होगा, अगर हम सही में झारखंड के हित की बात करते हैं। समझौते के हूल से आप कुछ परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। समझौते की हूल से आपको दूर रहना होगा और समाज को समझौते की हूल से दूर रखना होगा। अभी हम लोग गए थे डुआर्स का पूरा क्षेत्र, बताइए जी, वहाँ पर 55 लाख हम लोग हैं वहाँ। हाँ, चाय बगान में 5% हम वहाँ बंगाल की ये में करते हैं। और हमको क्या दे रहा है? हमको बंगाल सरकार क्या दे रही है? पट्टा 5 डिसमिल का। हम 150 साल 180 साल से वहाँ रह रहे हैं। हम चाय बगान बनाए, हमारे पुरखों ने चाय बगान बनाया। आप हमको पट्टा दे रहे हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारा खतियान, हमारे पूर्वज है, हमने बनाया। मैं आपको आर्थिक सहयोग कर रहा हूँ, मैं आपको आके इकोनॉमी में सहयोगी हैं। केंद्र सरकार में भी हम साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे चाय पीती है और चाय से सरकार चलती है, चाय पर चर्चा हो रही है, और हमको आप दे रहे हैं 5 डिसमिल का पट्टा। हमको खतियान दीजिए ना भाई। कई जगहों में हूल करना है, कई जगह हूल की आवश्यकता है, कई ऐसे निर्णय हो उस पर हम लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो लब्बो लबाब से हूल नहीं हो सकता है। मैं अनुज जी को इसलिए ललकार दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि इनकी आवाज़ में भी पिन है, चुभन है। और कई अपने लेख में इन्होंने लिखा है। टेटे को भी मैं बोल रहा हूँ, वंदना जी को भी कह रहा हूँ, आप तो है ही हैं, आपकी आवाज़ को मुखर है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारे अंदर ये कहना है कि स्वीकृति हमको ये होना कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, उसको हूल के माध्यम से हम कैसे सुधारें, बहुत जरूरी है। अखबार में भी हूल हो ही रहा। अखबार नहीं आंदोलन क्या है? तो हूल है। तो हूल को प्रमोट करना है ना। कई ऐसे अखबार है जो हूल पर सिर्फ कहानी लिख के चला जाएगा, सिद्धू कान्हू का फोटो लगा देंगे, चला जाएगा, खत्म हो गया हूल। लेकिन हूल जो है वो क्रांति है, परिवर्तन की क्रांति की ओर हमको लगता है कि बढ़ने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और आज तो भला हो अखबार प्रभात खबर का कि अपने जो शब्द है अखबार नहीं आंदोलन, उनको चरितार्थ कर रहा है, ये चरितार्थ कर रहा है ना। तो खुला बहस हो तो खुले में और भी बहस हो। तो मेरा ये कहना है कि एक अपने को हमको समझने की आवश्यकता है कि मुझसे भूल हो रही है, और हम कैसे उसको भूल में उसको स्वीकृत सिद्धू कान्हू की सोच को हम कैसे, उसमें भी पॉलिटिक्स होता था नहीं होता था मुझे जानकारी नहीं, होता ही होगा। लेकिन उस समय ऐसा इसलिए हूल उन लोगों ने नहीं किया कि आज हमारे हूल को लेकर लोग सिर्फ समझौतावादी हूल की ओर हम लोग ये करें। तो हमको लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। स्वीकृति हम पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, युवाओं को, लेखकों को, प्रोफेसर्स को, विद्वानों को ये इस सोच के साथ देना होगा। लिखने में भी हूल का ये अंश आना चाहिए, आवाज़ आना चाहिए, कलम में ताकत होना चाहिए। तो उस हूल पर हम लोग को बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री को हूल की सब बात सोचना चाहिए, विपक्ष के लोगों को हूल का बात करना चाहिए।
और जब जोहार जोहार कह रहा हूँ तो ज़रूर इस बात को बताऊँ मैं कि जोहार जोहार सिर्फ अभिवादन नहीं है। हम लोग इस जोहार जोहार शब्द को संताल या हो भाषा से जोड़ देते, परंतु ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक ऐसा संबोधन है, एक ऐसा कृतज्ञता है जिसको शायद हम लोग भूल रहे हैं और उसको मात्र अभिवादन का शब्द मानते हैं। और वो एक बार जोहार से नहीं चलता है, आपको 2 बार कहना पड़ेगा जोहार जोहार, और तब ये पूरा होता है। और इसके अर्थ की यदि अब मैं बात करूँगा तो ये पर्वतों को, सृष्टि को देखने वाला, सृष्टि को बनाने वाला उस देवता को प्रणाम के लिए ये शब्द उपयोग हुआ है। हिब्रू में मिलेगा, लैटिन में, इसको आप खोजेंगे तो मिलेगा इसका अर्थ। तो सबको एक बार फिर पुनः सभी को जोहार जोहार। विषय संताल हूल का है। जब हूल की बात हम करते हैं तो इसको सब लेखकों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, और ऊपर से अंग्रेज़ों ने जिनके दस्तावेज में हूल की चर्चा हम पाते हैं, उसमें अपने तरीके से इस विषय को, इस शब्द को परिभाषित किया है या विवेचित किया है। हूल कहने से शब्द का एक ताकत है, एक भाव है, और वो भाव है जब किसी युद्ध में हम लड़ने जाते हैं और उस युद्ध में जाने के लिए जो आह्वान है, या हम लोग कहेंगे युद्ध में शंखनाद हुआ, उसी प्रकार का ये शब्द है हूल। ना ये क्रांति है मेरी समझ में, और ना ये किसी तरह का, सही अगर अर्थ में हूल अगर कहता है तो हूल उठा, मतलब आह्वान हुआ, चलो युद्ध लड़ने। इसके अर्थ में हूल शब्द हमारे पूर्वजों ने ईजाद किया होगा या बोला होगा, और उसको वो समझते थे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का 200 साल का शासन था। उन्होंने कहीं कहीं लिखने में तो कोताही किया ही है। जो भी लिखा, जो भी रिपोर्ट किया, अपने शासन तंत्र के अनुरूप ही लिखा, और उसको हम पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा कि 200 साल के शासनकाल में पूरे देश के अंदर, झारखंड तो था सबसे हॉट, तब भी था, आज भी है। 200 साल के शासन में जनजाति समाज, आदिवासी समाज अंग्रेजों की दास्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। वो लड़ते रहे और लड़ करके सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ा, जंगल की शरण में गए वो, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों ने उसको लिखा रिबेलियन नहीं था। मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सेना के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ युद्ध लड़ा। और युद्ध कैसे लड़ता है? युद्ध लड़ता है अपने इलाके का सुरक्षा के लिए, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए, और उसको समझता है कि ये मेरा देश है। इसलिए बाद के उलगुलान में भी हमने अबुआ दिसुम का कॉन्सेप्ट है, मेरा देश, मेरा जमीन, मेरी सृष्टि, मेरे जंगल, मेरी वनस्पति, मेरा आसमान, मेरा जमीन, सब कुछ मेरा, जिसको ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया है। अब बाद के समय में आपने सुना होगा कि टैक्स देते समय जतरा टाना भगत के फॉलोवर्स ने कहा, चांद सूरज ईश्वर ने दिया, हवा ईश्वर ने दिया, प्रकृति वनस्पति ईश्वर ने दिया, तो ये अंग्रेज गोरे शासन, इसको हम किस चीज़ का टैक्स देंगे? ये मूल उसका आंदोलन या उस युद्ध का था। वह भी सामाजिक युद्ध था। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि 1761 1600 ईस्वी जहांगीर के दरबार में एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का, और व्यापार करने के नाम पर इंडिया में आना, और 1761 का जो समय था, तब तक ये झारखंड हमारा इंटैक्ट था। यहाँ किसी की शासन नहीं चलती थी, या वो जो तथाकथित शासन, अपनी व्यवस्था जो समझते थे वो था नहीं, पारंपरिक व्यवस्था था।
उरांव के बीच में पढ़ा व्यवस्था, मुंडा के बीच में पढ़ा व्यवस्था, मुंडा मान की व्यवस्था, संथाल के बीच में माझी परगना व्यवस्था हो, ये चेरो खेरवार के बीच में सीमा चट्टा, डोकलो महासभा, खड़िया लोगों के बीच में। इनकी अपनी व्यवस्था था, अपने समाज, अपने इलाके को सामाजिक रूप से संचालित, सुरक्षित और संरक्षित करने का और समाज को चलाने की योग व्यवस्था थी। हम लोग, उदाहरण मैं ज़रूर बताऊंगा कि हम लोग मदरा मुंडा, दुर्जन साल मदरा मुंडा का वंशज था, हम लोग मानते हैं, लिखा भी गया है और थे भी। मैं चर्चा करना चाहूँगा ग्वालियर जेल में उसको जब पकड़ करके मुगल ले गए थे, तो उस समय छोटानागपुर के इतिहास में फोटो के साथ वो आता है हीरा झारखंड से गया हुआ आदमी, कैद में 9 लोग और कैद थे और राजे महाराजे कैद थे। राजा के सामने आया, सम्राट के सामने 2 हीरा आया, कौन असली है कौन नकली है, दुर्जन साल के समय में। तो दुर्जन साल झारखंड से आया हुआ है, तो हीरे की पहचान तो उन्हीं को होगा। बादशाह ने कहा कि अगर पहचान कर लोगे दोनों को तो हम तुम्हारा राजपाट वापस कर देंगे और तुमको फ्री कर देंगे। उसको नहीं बताऊंगा मैं, आप सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, देखा है। जो 9 राजा थे, और 9 राजाओं ने भी कहा कि हमको भी मांग लेना, हमारा राज भी वापस हो जाए, क्योंकि हम उनको पूरा विश्वास था कि ये दुर्जन साल पहचान लेंगे। और वैसा हुआ भी और उन्होंने मांगा भी। और जब वो छूट गए 9 राजा, वो कहने लगे कि ये जो राजा जो हीरों की पहचान रखता है, हम लोग उनके यहाँ जाएंगे देखने के लिए। तो दुर्जन साल सेना का थोड़ी ना था राजा, महल में नहीं रहते थे वो तो पारंपरिक अपने सामाजिक व्यवस्था का राजा माना हुआ था ना, मानिंद राजा था, सम्मानित राजा था। अब यहाँ आके खोज रहे थे सुतियाम्बे गढ़ में, गढ़ जैसा अन्य गढ़ है, कहाँ से मिलता गढ़। तब उन्होंने कहा कि हम आपके लिए गढ़ बनाएंगे। और गढ़ बनाने के लिए वो नवरत्न गढ़ 9 बादशाह बनाने के लिए सीसई के पास नगर में तैयार हुए, बनाया। उसकी कहानी अलग है, ये लंबा चला जाएगा। और वो नवरत्न गढ़ बना और सेना भी आई। और आज जो हम लोग देखते हैं ये छोटे छोटे राज्यों का नहीं, रियासतों का, लाल साहब, फलना साहब, चिलना साहब, उसकी कहानी भी उसी नवरत्नगढ़ से जुड़ा हुआ है। मैं उधर नहीं जाता हूँ। मैं इसको बताने के पीछे, इस विषय को लाने के पीछे यही है कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था मजबूत थी। यही कारण है कि जैसे हम लोग को तजुब होता है, 30,000 आदमी, 60,000 आदमी, 10,000 आदमी एकाएक कैसे चले आए। संगठन व्यवस्थित था ना, एक आवाज़ जाएगी और सारे लोग बाल बच्चा सहित कलकत्ता के लिए कूच कर लिए थे। ये विषय था और ये ताकत थी। और उस ताकत के बीच में अंग्रेज़ों ने, आपने ठीक कहा, दुनिया में जिसके शासन में सूरज डूबता नहीं था अंग्रेज़ों के, पहला मार्शल लॉ इसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया, इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया। और हम लोग कालांतर में देखते हैं, हम लोग सोचते हैं एसपीटी एक्ट ऐसे ही नहीं मिला है, वो युद्ध संधि है, वॉर में ही लगा था ना, उस वॉर में लगा था। और जब दो लोगों में लड़ाई होती है, अभी आज के समय में भी संधि होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं, और वो टर्म्स कंडीशन ही हमारा एसपीटी एक्ट है। उसको सिर्फ एक एक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन वो हमारे पूर्वजों का लड़ा गया युद्ध का युद्ध संधि है। और वो उसी तरह से हमारा ये उलगुलान का CNT एक्ट युद्ध संधि है। हमारे लिए ऐसे ही नहीं दे दिया कि वो हम बहुत दयालु थे, उन्होंने सोचा और दे दिया, नहीं। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ के हासिल किया। और पूरा देश के अंदर जहाँ भी इस प्रकार के आंदोलन हुए, आंदोलन नहीं, युद्ध हुए, युद्ध ही लड़ा है। और आज भी हम लोग विद्रोह का करके
विद्रोह तो तब होता है जब हम आपकी सत्ता को स्वीकार कर लिए और उस सत्ता के खिलाफ में हम खड़े हो गए, तो वो कहलाता है विद्रोह। हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया, हम तो लड़ते रहे। तो ये इसका मूल है, और इस मूल को निश्चित तौर पर कल हूल है, हूल दिवस है और स्मरण करने का दिन है। और उसके पहले प्रभात खबर ने ये परिचर्चा का आयोजन किया। मैं प्रभात खबर को निश्चित तौर पर धन्यवाद दूंगा, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और उस जो हूल 30 जून का है, उस 30 जून में कुछ ही लोगों की चर्चा है। जैसा अभी बात हम लोग कर रहे हैं, हर एक युद्ध के अंदर क्या 2-4 ही लोग जिनका बलिदान हुआ है? नहीं, हजारों लोग बलिदान हुए हैं। लेकिन उसको लिखता कौन? जो नेता था, जो अगुवा था, जो सेनापति था युद्ध का, उसके परिवार के लोगों का ही चर्चा है। और जहाँ जहाँ भी ये युद्ध हुआ है, जहाँ जहाँ भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं, उसका महिलाओं ने बराबर वो किया है। लेकिन महिलाओं का नाम अभी हम लोग रिसर्च करते हैं तो ढूंढ करके निकालते हैं, और तब लोगों के बीच में आ रहा है। जैसे फूलो झानो की बात है, जैसे इधर हम लोग वीर बुद्धू भगत की बात हम लोग जानते हैं, लड़का आंदोलन का, लड़का युद्ध का आंदोलन, शब्द आंदोलन ही आ जाता है। लड़का युद्ध का, हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही जुबान पे आ जाता है। तो उसमें भी वो रुनिया झुनिया एक परिवार के थे, इसलिए उनका नाम आता है। लेकिन उन रुनिया झुनिया के साथ भी महिलाओं ने जो कुर्बानी दी है या उन्होंने बलिदान दिया है, उसको भी आज खोजने की ज़रूरत है। और ये कट पेस्ट वाला रिसर्च में तो नहीं होगा। कट पेस्ट जो रिसर्च अभी चला है, PhD की डिग्री, हम देखते हैं ना, हमको भी पिछले बार, मैं आप ही के डिपार्टमेंट में था, मैं भी कर रहा था, सहयोग से PhD, और PhD नहीं ले पाया। वो कट पेस्ट जो है, वो अंग्रेजों का लिखा हुआ कट पेस्ट कहाँ आएगा आपकी असलियत? आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, अब हाँ, हाँ, इसमें मैडम, इसमें एक बात है, अंग्रेजों ने जो भी लिखा, हम लोग सोचते हैं वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, वो अपने सत्ता के लिए कर रहे थे ना, इसलिए जो उसको ज़रूरत थी। उसको सूट करता होगा वो सूट करता होगा, रिकॉर्ड करते थे। जब ये सारे जो इतने क्या बोले क्रांतियाँ खड़ी हुई, तब वो सोचने में मजबूर हुए कि आखिर कहाँ गड़बड़ कहाँ। तब इन लोगों ने भाषा भी सीखनी शुरू, बाद बहुत लेट, पहले यही सिस्टम पे वो लोग डिपेंड थे। लेकिन साल का भी इसी किताब के हिसाब से उसमें दिया गया है कि जब गुर्जर साहब को वहाँ रखा गया, तो यहाँ के कम्युनिटी से हमारे जो कबीले का सरदार वगैरह थे, जो ऑपरेट वही था। तो अब बाकी राजा महाराजाओं के बीच में रह के उनका देखने के बाद लगा कि जनता का मानिंद रह जाता ना, माना हुआ था। तो वो सारा फिर यहाँ आया, और इसी तरह से बाहरी लोगों का यहाँ पर प्रवेश। मैं जो बताना चाह रहा था, नवरत्नगढ़ के बाद ही ये सब हुआ है, वो उधर मैं नहीं ले गया, लंबी कहानी है। तो ये जो आपने कहा रिसर्चर का या अंग्रेज़ों का लिखा हुआ, अंग्रेज़ों ने लिखा ज़रूर, लेकिन अपने राजगवैया होते थे ना पहले, प्रशंसक, उसी तरह के ये लोग थे। उसमें जितना भी रिसर्च अभी हम पाते हैं, अनुसंधान किया हुआ, वो तो उनके लिए था कि कैसे हम हर चीज़ को पता करें और इनका ताकत कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, उन सब चीज़ों को जा करके खोज करके निकाले और कोशिश ये किए कि हम इनके ऊपर शासन स्थापित कर ले, परंतु वो असफल रह गए 200 साल में। ये सच्चाई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।